हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। तो ओम के नियम में जो ताप होता है ये क्या होता है, अचर राशि होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि आम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आम फल होता है इसका उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। तो भारत में सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि चाय का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। तो चीन में सबसे अधिक होता है। चीन 1 नंबर पे आता है चाय उत्पादन में। और भारत कौन सा स्थान आता है, तो चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आपको साथ में यहाँ पे याद रखना है। और जो घर में हम जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण होता है। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में रूट और पाई अगर रह जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे संख्या दिया है 3 + 2√4। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि ये कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √4 का वर्गमूल निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे √4 का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा। जब ये इसमें से रूट हट गया तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 3 + 2 में 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पे 4, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7। 7 कौन सी संख्या है, तो 7 परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई हम जितना ही अधिक बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, जो चालक तार का प्रतिरोध रहेगा वो बढ़ेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6
6 नंबर प्रश्न है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ए ऑप्शन है बर्बरता छुपाने के लिए, बी ऑप्शन है सुंदर हेतु, सी ऑप्शन है आदतन, डी ऑप्शन है मजबूरीवश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो बर्बरता को छुपाने के लिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, बी ऑप्शन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, सी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी को, डी ऑप्शन है बंजर मिट्टी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर मिट्टी कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे खादर मिट्टी कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। जो चिप्स का पैकेट होता है या कुरकुरे का पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस डाला जाता है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो चिप्स के पॉकेट में कौन सा गैस डाला जाता है, तो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाए ताकि वो खराब ना हो जाए। तो इसीलिए जो चिप्स और कुरकुरे का पॉकेट होता है उसमें कौन सा गैस डाला जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर तथा योगफल क्रमशः 4 और 6 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि दो संख्या है, उनका अंतर यानी उनका घटाव कितना है, 4 है, और उनका योगफल का मतलब जोड़, यानी अगर दोनों संख्या को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, और दोनों संख्या को अगर घटा दें, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, अगर उन दोनों संख्या को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 4। तो वो संख्याएं आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो दो संख्या कौन कौन है हमें पता नहीं है, तो पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को यहाँ पे y मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि उनका अंतर, यानी दोनों संख्याओं को अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या x है, इसमें से अगर हम दूसरी संख्या को घटाते हैं तो इसका अंतर यानी घटाव कितना है, 4 है, तो ये 4 लिख दिए। फिर बोल रहे हैं उनका योगफल, यानी उनको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। यानी ये जो दो संख्या है अगर इनको हम जोड़ देते हैं, x प्लस वाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों संख्या आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई और प्लस वाई आपस में कट जाएगा, 1x और 1x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर, यहाँ पे देखिए 4 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, इधर 2 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी 10/2 कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। x का मान कितना निकल गया, 5। आप लोग देख सकते हैं किस में 5 है, b वाले में 5 है। तो आप लोग अगर एक ही में 5 होगा तो आप लोग ऐसे जैसे ऑप्शन में है अभी, तो एक ही निकाल के आप लोग यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगर यहाँ भी 5 रहता है तो फिर आपको यहाँ पे y का भी मान निकालना पड़ता है। तो आइए अब हम यहाँ पे y का भी मान निकालते हैं। तो x का मान क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम 5 रख देंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे हम 5 रख दिए, माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 5 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के आगे किसका चिन्ह है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो यानी ये +5 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए माइनस वाई है तो इधर माइनस वाई ऐसे छोड़ देंगे, उधर 4 है तो 4, और ये +5 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 में से जब 5 निकलेगा कितना बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 1 और x बराबर यहाँ पे कितना निकला, 5। तो ये संख्या कौन होगा, 5 और 1 होगा। तो ऐसे अगर आपको मिल जाए, यानी x बराबर जैसे यहाँ पे 5 निकल गया, 5 एक ही ऑप्शन में है, तो आप लोग यहीं पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगर पूरा निकालना है तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है विद्युत हीटर, बी ऑप्शन है विद्युत पंखा, सी ऑप्शन है एसी, डी ऑप्शन है कूलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो विद्युत हीटर जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे कार्य करता है, तो वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो उसे भी आपको साथ में याद रखना है। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो 1 बजे दिन में, मॉडल पेपर कब होता है, अब यहाँ पे बिहार बोर्ड मॉडल पेपर कब होगा तो ये 6 बजे शाम में होगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो गया है, अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, मात्र 50 रुपये की बुक है। और क्रैश कोर्स कब होता है तो रात 8 बजे होता है। जो मॉडल पेपर होगा बिहार बोर्ड का वो डेली 6 बजे शाम में यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा, और उसका पीडीएफ जो स्टडी ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे उसका पीडीएफ हम रोज डालेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के 2 हथियार थे। ए ऑप्शन है लाठी और हिंसा, बी ऑप्शन है हिंसा और अहिंसा, सी ऑप्शन है हिंसा और सत्याग्रह, डी ऑप्शन है अहिंसा और सत्याग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गांधी जी के 2 हथियार थे वो कौन थे। तो गांधी जी के 2 हथियार अहिंसा और सत्याग्रह थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंसा का मतलब क्या होता है, लड़ाई और झगड़ा होता है, तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसा यानी वो प्रेम के पुजारी थे। यानी अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के 2 हथियार थे, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1965 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और कब हुआ था तो 1960 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सीएनजी क्या होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो बड़े शहरों में जो गाड़ियां चलती हैं वो सीएनजी पे ही चलती हैं, तो इसका प्रयोग गाड़ियों में होता है ईंधन के रूप में, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है समीकरण 2x + 3y = 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक समीकरण दिया है 2x + 3y = 5, और इसमें x बराबर 1 दिया है, तो आपको y का मान क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए y का मान कैसे निकलेगा, जब तक यहाँ पे x का मान जो दिया है ये इसमें नहीं रखेंगे तब तक y का मान नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे समीकरण जो दिया है सबसे पहले लिखते हैं 2x + 3y बराबर यहाँ पे क्या है 5 है। अब आपको क्या करना है, जो ये x का मान 1 है, जहां पे x है वहां पे आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 × x की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y बराबर है तो बराबर, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 हम कुछ नहीं किए हैं, जहां x है वहां पे क्या रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या होता है, आपस में गुणा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिए हैं। 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, और प्लस यहाँ पे 3y, और बराबर के उधर क्या है 5 है तो 5। अब यहाँ पे देखिए 2 के आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, वहां पे प्लस होता है। इधर +2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी इधर 3y और उधर बराबर के उधर पहले से ही 5 है। और यहाँ पे देखिए ये +2y जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यानी -3y
5 में से 2 निकलेगा तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा में है आपस में, 3 और y आपस में क्या है, गुणा में है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और बट्टा यहाँ पे 3 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है तीनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, यानी ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि श्रवणबेल गोला स्थान किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है सिख धर्म से, डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो श्रवणबेल गोला स्थान है ये किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध हैं। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है यह आपको बताना है। तो इस सिख धर्म के संस्थापक यहाँ पे गुरु नानक देव हैं, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न की प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। जो पीएच स्केल होता है इस पे जो 14 होता है वो क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है अधिक अम्लीय को, बी ऑप्शन है उदासीन को, सी ऑप्शन है अधिक क्षारीयता को, डी ऑप्शन है कम क्षारीयता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीएच स्केल पे 14 होता है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो ये रहा एक पीएच स्केल जिसपे कितने से कितने अंकित रहते हैं अंक, तो 0 से लेके यहाँ पे 14 तक अंक अंकित रहते हैं। और बीच में क्या होता है, यहाँ पे 7 होता है। 7 क्या होता है, यहाँ पे उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। और 7 किसका पीएच मान होता है, तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। जैसे हो गया जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और ये प्रश्न बोर्ड में 1000 बार पूछा गया है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए 7 से जब आप 0 के तरफ जाइएगा तो अम्लीयता बढ़ते जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे किसी विलयन का पीएच मान 1 है और यहाँ पे किसी विलयन का मान यहाँ पे पीएच मान 0 है, तो कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो 0 वाला सबसे अधिक अम्लीय है। तो और यहाँ पे देखिए 7 से जब आप 14 की तरफ जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ते जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 13 है और यहाँ पे है 14, तो 13 का जो क्षारीयता होगा वो 14 से क्या होगा, क्षारीयता कम होगा। 13 का कम होगा, 14 का क्या होगा, अधिक होगा। यानी 14 के यहाँ पे देखिए पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, जो काफी ही महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ए बराबर लिख देते हैं यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि cos a का यहाँ पे मान ज्ञात करें। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लंब बटा क्या होता है, यहाँ पे कर्ण होता है। ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है, यानी लंब कितना दिया है यहाँ पे 3, कर्ण कितना दिया है यहाँ पे 4। तो बोल रहा है कि यहाँ पे cos a का मान ज्ञात करें। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है यहाँ पे आधार बटा यहाँ पे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए कर्ण तो पता है यहाँ पे 4 है,
लेकिन आधार पता है नहीं पता है, तो आधार सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और ये किस फॉर्मूला से निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पे लंब का स्क्वायर, जोड़ क्या होता है यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर लंब कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है नहीं मालूम है, इसको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 प्लस आधार का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कर देंगे आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस 9 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, यानी 16 - 9 बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बराबर उधर क्या हो जाएगा हम लोगों का आधार का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो बराबर के जब इधर आता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, यानी √7 बराबर कितना निकल गया हमारा आधार। आधार कितना निकल गया √7। तो यहाँ पे बस आपको आधार का मान रखना है और यहाँ पे कर्ण का आपका यहाँ पे कौशे का मान निकल जाएगा। तो आधार कितना निकला है √7, तो यहाँ पे लिखेंगे √7। कर्ण कितना है आप लोग देख सकते हैं 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यानी कौशे का मान कितना होगा √7/4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव कम होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रंग का झुकाव कम होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव कम होता है। तो लाल रंग का झुकाव कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और बैगनी रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्यों सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि शाखा समिति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण का मतलब क्या होता है, यानी लंबे समय के लिए कर्ज कौन देता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दीर्घकालीन ऋण कौन देता है, तो भूमि विकास बैंक देता है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। ए ऑप्शन है पिता का, बी ऑप्शन है माँ का, सी ऑप्शन है मामा का, डी ऑप्शन है भाई का। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो अपनी माँ का शागिर्द मानते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना तार खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से लगभग यहाँ पे 2 किलोमीटर यहाँ पे तार खींचा जा सकता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद 2x + 3 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बहुपद दिया है 2x + 3 और इसका क्या करना है, आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए जो बहुपद दिया है सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 2x + 3 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बराबर के उधर 0, यानी अब आपका यहाँ पे शून्यक निकल जाएगा। जब भी आपसे बोले शून्यक निकालने के लिए तो जो बहुपद दिया हो उसके बगल में आपको बराबर के उधर क्या लिखना है, आपको यहाँ पे 0 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ देखिए x का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए +3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -3/2, यानी x का मान निकल गया, यानी शून्यक निकल गया। शून्यक कितना निकल गया यहाँ पे -3/2। और फिर यहाँ पे देखिए x के जगह पे हम जब -3/2 रखेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2x + 3 बराबर यहाँ पे क्या है
है 0, तो यहाँ पे देखिए 2 और x का जो मान यहाँ पे निकला है वो यहाँ पे अगर हम रखेंगे -3/2 और यहाँ पे +3 बराबर 0, तो इधर भी 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचा -3 और उधर बचा +3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए +3 -3 घट के कितना 0, यानी 0 बराबर 0, तो ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, यानी -3/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। ए ऑप्शन है छोटा, बी ऑप्शन है बड़ा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब तेज प्रकाश होता है तो पुतली का आकार कैसा होता है, तो पुतली का आकार यहाँ पे छोटा हो जाता है क्योंकि प्रकाश बहुत ही अधिक होता है। जब आप कम रोशनी वाले रूम में रहेंगे या अंधेरे में रहेंगे तो उसमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब प्रकाश की जरूरत पड़ती है तो जो पुतली होती है उसका आकार यहाँ पे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंधेरे में या कम रोशनी वाले प्रकाश की जगह में पुतली का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है जमीन, बी ऑप्शन है मुद्रा, सी ऑप्शन है खेतों के कागज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पे देखिए मुद्रा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, ये सब क्या होता है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो चींटी के डंग होता है, जो चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें जो डंक करती है तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और वो जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है तो तेज जलन और दर्द का अनुभव कराता है ये फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए आगे पूछता है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इमली और अंगूर दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि लेखक के घर में मछली कौन खाते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे लेखक, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है माँ, डी ऑप्शन है बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता है, तो लेखक के घर में मछली पिताजी खाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6, 11 में भुज का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन है -6, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे एक बिंदु दिया है, किसी भी बिंदु का यहाँ पे दो नियामक होते हैं, कौन कौन, तो यहाँ पे एक x नियामक होता है और एक क्या होता है यहाँ पे y नियामक होता है। तो यहाँ पे एक बिंदु दिया है जिसमें यहाँ पे देखिए -6 है और यहाँ पे देखिए 11 है। तो पहला जो मान होगा वो किसका होगा, x का, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा यहाँ पे y का। तो यहाँ पे देखिए भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रेखा है, यहाँ पे देखिए एक अक्ष है, यहाँ पे y अक्ष, और ये हो गया x अक्ष। जहां पे ये कटता है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो x अक्ष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगर ये नहीं पता है तो आप लोग इसे लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भुज का मान क्या होगा, तो x अक्ष को जब भुज कहते हैं यानी x का मान पूछा है, यानी x का मान कितना है, यहाँ पे -6 है, यानी भुज का मान यहाँ पे -6 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि कोटि का मान बताइए, तो y अक्ष को कोटि कहते हैं, यानी y का मान पूछा है, तो कोटि का मान कितना हो जाता है, 11 हो जाता। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न।
यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न है 3 नंबर की, चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है ध्रुवों पे, बी ऑप्शन है मध्य में, सी ऑप्शन है दोनों जगह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पे अधिक होता है, तो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। ए ऑप्शन है मृदंग, बी ऑप्शन है शहनाई, सी ऑप्शन है ढोल, डी ऑप्शन है बिगुल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नरकट होता है इसका प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव 1 बजे दिन में। और यहाँ पे अब चलेगा बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है जिसके ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं, वो अब चलेगा यहाँ पे रोज शाम 6 बजे। एक मॉडल सेट का तैयारी करवाया जाएगा और मॉडल सेट से ही जो आपका बोर्ड परीक्षा होगा फाइनल, वो मॉडल सेट से ही होगा। तो 6 बजे आप लोग लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी काम हो आप लोग छोड़ दीजिए, मॉडल सेट जो होगा उससे हम आपको बताएंगे। और आप लोग जो मॉडल सेट निकला है बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, उसका आप लोग अगर खरीद सकते हैं तो 50 रुपए का है, वो आप खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो उसका पीडीएफ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ लेके आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सारे यहाँ पे विषय के 5-5 सेट है, तो इन सेटों को क्या करना है, बिल्कुल घोल के एकदम पी जाना है, सभी प्रश्नों को याद कर जाना है। और यहाँ पे ये नहीं कि उसमें अलग अलग प्रश्न होंगे, कहीं और से आए होंगे प्रश्न, नहीं, जो हम पढ़ाए हैं बिल्कुल वही प्रश्न है। जब हम आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो इंटरनेट पे जारी हुआ है, वो जब हम आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है। और हम सब, आप क्या कीजिएगा कि आप सब वो बना दीजिएगा, वो जो मॉडल सेट यहाँ पे बिहार बोर्ड का निकला है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।